नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास एक पुस्तक जो कि आधारभूत पुस्तक उन विद्यार्थियों के लिए बनती है जिन्होंने अपनी हिंदी की तैयारी आरंभ नहीं की हो या जो अब पहली बार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और उन विद्यार्थियों के लिए भी ये रामबाण है जिनको लगता है कि मैंने इस विषय को गंभीरता से अध्ययन कर लिया है। उनके लिए भी ये पुस्तक एक प्रकार से उनका सही मूल्यांकन करने वाली पुस्तक है। साथियों, आज की क्लास नंबर 2 हिंदी भाषा जो है उसकी उपभाषाएं और हिंदी की जो बोलियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। 11th-12th के लिए राजस्थान बोर्ड की RBSC की ये पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आप लोग पहले भी मैंने ये पुस्तक आपको रिकमेंड की थी। इस पुस्तक का हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें हम आज पेज नंबर 3 से 5 के कहना चाहिए पृष्ठ पर रहेंगे, जहाँ पर हिंदी भाषा और बोलियों के विषय में कुछ खास बातें कही है और कुछ नई चीज़ें भी आपको जोड़कर बताने का मेरा प्रयास रहेगा। आप सभी साथियों से इस क्लास में हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आपसे आग्रह है। पहला आग्रह तो यह है कि यह क्लास आपको अच्छी लगती है। वैसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस क्लास को देखा है, लाइक भी किया है बड़ी संख्या में, पर फिर भी मैं एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो साथियों ज़रूर अपना कमेंट करें। क्लास आपको कैसी लगती है इस विषय में भी अपना विचार रखें, और जो नए साथी मेरे इस ऑनलाइन संवाद परिवार का हिस्सा बन रहे हैं उन सब से आग्रह करता हूँ कि वे इस क्लास को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को एक्टिव करें ताकि हमारा हर एक नया वीडियो आपको समय पर मिल सकें। साथियों, ये जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है। इस पुस्तक को मैं फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप इसके माध्यम से इस हिंदी साहित्य के इतिहास को बेसिक और आधारभूत तैयारी दे पाएंगे। साथियों, हम हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है आदिकाल के नाम से हम जिसे जानते हैं, इस आदिकाल से पूर्व की जो पूर्व पीठिका है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और पूर्व पीठिका का जब अध्ययन करते हैं तब साथियों हमारे सामने दो चीज़ें बड़े स्तर पर आती है। एक तो है साथियों हिंदी की भाषा और हिंदी भाषा, और दूसरा बनता है हिंदी का साहित्य। साहित्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो है हिंदी के 4 काल आते हैं जिस पर हम आगामी कक्षाओं में ज़रूर पढ़ेंगे। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लास कितनी अच्छी लग रही है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्या इसमें नया नवाचार किया जा सकता है। साथ में ही जिस भाषा का हम साहित्य पढ़ेंगे उस भाषा के उद्भव विकास के साथ साथ में हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में बात की। और अब ये जो हिंदी जब कालांतर में आगे बढ़ी 1000 ईस्वी से, तो इसकी उपभाषाएं कौन सी रही, अपभ्रंश के कौन से रूप से इनका जो है वास्तविक उपभाषा रूप सामने आया, उनसे कौन कौन सी बोलियां बनी, उन पर भी बात करेंगे। साथियों, आगे बढ़ाऊंगा। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं, ये जो कंटेंट है आपको पुस्तक का ही कंटेंट है पर स्लाइड के रूप में इसलिए दिया जा रहा है PPT के माध्यम से ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ और सीख पाएँ। अपभ्रंश की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं साथियों उनसे हिंदी का उद्भव हुआ, ये हम सब अच्छे से जानते भी है। जिनमें से शौरसैनी अपभ्रंश है साथियों, मागधी अपभ्रंश है और अर्धमागधी अपभ्रंश, ये विशेष रूप से देखने को मिलती है। और इन्हीं से हमारी 5 उपभाषाएं आती, जरा ध्यान दीजिएगा कितनी है, 5 उपभाषाएं और कुल 17 बोलियां। वैसे विद्वानों ने 18 और 19 की भी संख्या दी है। देश के बाहर जो ताजुकिस्तानी है उसको भी हम लोग हिंदी की बोलियों में सम्मिलित करते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 उपभाषाएं हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है हमारा पश्चिमी हिंदी का। साथियों, जॉर्ज ग्रियर्सन जब लिखते हैं, भारतीय भाषा सर्वेक्षण लिखते हैं, भाषा सर्वेक्षण लिखते हैं, तो ये कहते हैं कि हिंदी की 2 ही उपबोलियां हैं, उपभाषाएं हैं। 2 उपभाषाओं के रूप में ये पश्चिमी हिंदी को लेते हैं और पूर्वी हिंदी को लेते हैं। साथियों, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों के साथ में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जो आलोचक हैं, जो कहना चाहिए सर्वे करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने हिंदी की 8 ही बोलियां बताई है। ये एक अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहता हूँ।
साथियों ये जो 17 बोलियां हैं, देखिए इस पुस्तक में भी यहाँ 18 छपा हुआ था, उसी रूप से हमने जानबूझ के लिया है, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर बोलियों की संख्या 17 आनी चाहिए। पश्चिमी हिंदी आप सब जानते हैं, ये शौर सैनी से है, और अभ्रंश का जो रूप है ये भी हमसे पूछा जाता है। राजस्थानी की बात करते हैं तो साथियों ये भी शौर सैनी से ही है। इसी के साथ में अगर हम बात करें बिहारी और पहाड़ी की बात करें तो ये भी शौर सैनी से प्रभावित है। वैसे इसे खश अपभ्रंश भी कहा जाता है। एक रहता है साथियों अब हमारे पास में पूर्वी हिंदी और दूसरा है बिहारी। तो बिहारी मागधी अपभ्रंश है। इस बात को थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से अगर देखते इतिहास में हिंदी के भारत का मैप देखते तो साथियों पहले अर्ध मागधी, शौर सैनी का क्षेत्र, अर्ध मागधी का क्षेत्र और फिर मागधी का क्षेत्र है। तो ये जो 3 बोलियां यहाँ देखने को मिलती है पूर्वी हिंदी की, ये अर्ध मागधी अपभ्रंश से हैं। और अगर हम बिहारी की बात करें, ये मैथिली, मगही, भोजपुरी, तो ये भी जो है हमारी मागधी अपभ्रंश है। मगध का क्षेत्र ये कहलाता है, इस रूप से देखना चाहिए। अब देखें इन बोलियों की संख्या को, मेरा ऐसा मानना है कि प्राय सामान्यतः व्यक्ति, चूंकि ये 11th-12th में भी पढ़ता है, इसके बाद BA में भी पढ़ता है, और आप में से जो MA कर चुके हैं उन्होंने तो फिर भी पढ़ा होगा और अनेक पुस्तकों में पढ़ा होगा, भाषा विज्ञान में भी पढ़ा होगा। तो ये मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग विद्यार्थी इनको जानता है, इनके नाम और इनकी बोलियों के साथ में। इनके साथ में और भी खूब सारी जो विशेषताएं हैं उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा खड़ी बोली जो कि 1 नंबर पर आती है। अब खड़ी बोली पर अतिरिक्त जानकारी क्या है वो भी आपको दूंगा इस पुस्तक के अतिरिक्त। पश्चिमी हिंदी की जो 5 बोलियां साथियों, उनमें से पहला स्थान खड़ी बोली का है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर, जिसे हम कुरुक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर राज्य के जो उत्तराधिकारियों के बीच में ही हुआ था और उसे हमने कुरुक्षेत्र नाम दिया। साथियों इस कुरुक्षेत्र में कुरु प्रदेश की बोली होने के कारण, कुरु वंश के का शासन था यहाँ पर, और कुरु प्रदेश की बोली होने के कारण इसे कौरवी नाम दिया। देखो कितना अच्छा सा शब्द है ये, कुरु शब्द है ये, और कुरु के साथ जब स्त्रीवाची शब्द बनाया भाषा के रूप में तो ई प्रत्यय का प्रयोग किया, और जैसे ही संतानवाचक ई प्रत्यय का प्रयोग किया तो हमारे साथ में शब्द बना है कौरवी। 2 लोगों ने इसे कौरवी कहा है। पहला नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ये भी कहते हैं कि यह कौरवी है। इसके साथ एक भाषा वैज्ञानिक है। ये प्रश्न छोड़ लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन मार्क लगा करके, जब आगे और विषय आएगा तो फिर से जरूर बताऊंगा कि एक ऐसे विद्वान और हुए हैं जिन्होंने इस खड़ी बोली को कौरवी नाम से जाना है, वो भाषा वैज्ञानिक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी जीवन प्रवृत्ति के हैं साथियों, इतिहासकार हैं, आलोचक हैं, डायरी लेखन करते हैं। सबसे बड़ी बात है घुमक्कड़ी शास्त्र इनका ग्रंथ है। महापंडित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनेक बोलियों के ज्ञाता है, पर साथ में ही भाषा का भी अध्ययन इनका विशेष है। साथियों विशेष रूप से कहना चाहिए मेरठ जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ये बहुप्रचलित बोली है। इसमें लोक नाटक मिलते हैं साथियों, कहानियाँ मिलती, इसमें लोक काव्य मिलता है, और इस लोक काव्य व गीत आदि की रचनाएं भी इसमें मिलती है। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। जरा ध्यान दीजिए, वास्तव में अभी हम जो हिंदी की बोलियों की बात करेंगे वो सब की सब देवनागरी में। हाँ, मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी फारसी शब्द आए। अब इसका भी एक कारण है सीधा सीधा, क्योंकि जब हिंदी के मध्यकाल में आए तो इस देश में मुगल आए, इससे पहले तुर्क जो हैं साथियों, सल्तनत काल है, मुगल काल है, और इस समय जो ये अरब और फारसी जो लोग आए इन मुगलों से पहले, तो अरबी फारसी के शब्द सबसे पहले जुड़े, ठीक है ना। तो वहीं से जैसे जैसे मुगलों के साथ में, अच्छा मुगलों के शासनकाल की तो एक बहुत बड़ी विशेषता है भाषा को लेकर के। हमेशा एक बात याद रखें विद्यार्थियों, किसी भी देश की राजभाषा जो होती है ना वो राजा के अनुकूल होती है, और राजा स्वयं ये तय करता है कि उसको राजकाज करने के लिए, अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए एक भाषा की ज़रूरत है, और वो भाषा उसकी अपनी होती है प्राय। इस रूप से जब मुगलों का शासन था तो इस देश की राजभाषा फारसी बनी, और इस कारण से आज भी अगर हम कहें तो अरबी और फारसी के शब्द हैं जो हिंदी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये हिंदुस्तानी के नाम से जानी गई साथियों। आगे बढ़ करके वैसे भी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति में मैंने आपको स्पष्ट किया, और इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली की बाहुल्यता है। इसका कारण आप जानते हैं, जब हम भक्ति काल में आते हैं तो भक्तों ने
भक्तों ने जो भगवान की भक्ति की, भागवत पुराण जिसका कहना चाहिए उपजीव्य ग्रंथ है, जहाँ से सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती है भक्ति में किस दिशा में जाना है, उस रूप से अगर बात करें तो चूंकि भक्ति का बिंदु जैसे आता है तो हम संस्कृत के नज़दीक जाते हैं, और जब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो तत्सम शब्दावली बढ़ना स्वाभाविक है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये ठेठ हिंदी की सबसे निकट है। मैं ये कहूँगा कि इस बात को यूँ समझना चाहिए, ठेठ हिंदी से मतलब है हिंदी का जो मूल रूप है वो खड़ी बोली हिंदी है। अगर आपको एक प्रश्न कर दिया जाए इस तरीके से कि भारत की जो राजभाषा है, तो आप नाम बताएंगे हिंदी, ठीक बात है। और हिंदी की जो 17 बोलियों में से कौन सा रूप है, तो मैं कहूँगा खड़ी बोली। अब ये बात इस बात से भी स्पष्ट होती है कि यही हिंदी का मूल रूप है। इसी बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। देखिए, शिक्षा की भाषा यही है साथियों, शासन प्रशासन की भारत की भाषा यही है, और साथ साथ में साथियों जिस भाषा की हिंदी के प्रचार और प्रसार का हम कहना चाहिए कर्तव्य निर्वहन करते हैं, अनुच्छेद 351 को लेकर के, वो जो हिंदी जिसे हम राजभाषा हिंदी के नाम से कहते हैं, वो वास्तव में ही राजभाषा हमारी खड़ी बोली हिंदी ही है। इस बात को भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, इस खड़ी बोली के संबंध में एक बात और याद रखते हैं। वो बात यह है साथियों कि ये आकारांत है, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात को। ये आकारांत है, यानी कि इनके शब्दों के पीछे आ स्वर की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, अधिक देखने को मिलती है ना, हमें ये जरूर देखना चाहिए। तो इस एक बोली के संदर्भ में खूब सारी बातें आपके सामने की है इस पुस्तक के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए। चलिए साथियों, हरियाणवी हरियाणा प्रदेश की बोली है, नाम से ही पता चलता है हरियाणा प्रदेश की बोली है। वैसे बोली के शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से हरि का यान इधर से गया, या अहिरों की बोली है, गौ चरने वाला ये गोचर स्थान है, इस रूप से भी इस नाम को लिया जाता है। पर यह कहना चाहिए कि उस प्रदेश विशेष की बोली के कारण नाम बनाए के कारण इसे हरियाणवी कहते हैं। अब जरा ये ध्यान देना है, हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे हरियाणवी कहा जाता है। हरियाणवी कहने के नाम के तर्क के संबंध में अनेक बातें और भी प्रचलित है, किंतु अगर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ दृष्टि से आ जाए तो यह जवाब दीजिएगा। यह चंडीगढ़ के आसपास का क्षेत्र यानी पटियाला, अंबाला, हिसार, रोहतक का क्षेत्र है, मुख्य रूप से हरियाणा है। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया है, क्योंकि यह पंजाब प्रांत के निकट की है। यहाँ के लोक साहित्य में यह बहुत ही प्रचलित है, और इसे ग्रामीण क्षेत्र में बांगरू के नाम से जाना जाता है। और बांगरू इसकी कहना चाहिए हरियाणवी जो बोली है उसकी उपबोली मान करके चलना चाहिए। जैसे इसका एक छोटा सा मैं सिमिलर तर्क आपको देना चाहता हूँ। राजस्थानी नाम कहने से मारवाड़ी आ जाती है। राजस्थानी की 4 बोलियां हैं साथियों, लेकिन जब हम यह कहते हैं कि राजस्थानी, तो विशेष रूप से एक बड़ा नाम सामने उभर करके आता, वो है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी राजस्थानी की बोली तो है ये साथियों, लेकिन जब उसे बड़े स्तर पर प्रयोग करेंगे तो जैसे राजस्थानी शब्द आता है, वैसे बांगरू शब्द जो है हरियाणवी के लिए चलना चाहिए। कन्नौजी कानपुर के आसपास का क्षेत्र है साथियों। अच्छा, हरियाणवी में और भी खूब सारी चीज़ें हैं। हरियाणवी में लोक साहित्य है, इस बात को जरा ध्यान दें, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कन्नौजी कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश है। इसका प्रभाव कानपुर में है साथियों। कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद व हरदोई जो क्षेत्र है। अच्छा, ऐसा भी कई बार प्रश्न आता है कि ये जो बोली है, कोई भी बोली हो, उस बोली का क्षेत्र पूछ लेते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जिलों के नाम पूछ लेते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना, हर कोई जिला नहीं पूछता है, वो जो मुख्य स्थान होता है वो पूछता है। ये हमें सोच के काम बढ़ाना, आगे बढ़ना चाहिए। ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का लहजा होने के कारण इसको ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। यहाँ कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसलिए इसे कन्नौजी कहा जाता है। 2 बातें याद रखें, कन्नौज प्रदेश, कान्य कुब्ज ब्राह्मण, बोली का नाम कन्नौजी। ब्रज भाषा ब्रजमंडल मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं।
ध्यान दें, ये ब्रजभाषा ब्रजमंडल। वैसे देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखता हूं। हिंदी की 17 बोलियों में से जो आज हिंदी का प्रमुख रूप बन गई, उसके साथ तो बोली शब्द लगता है, खड़ी बोली। और मध्यकाल की जो सबसे जबरदस्त भाषा रही, जिसमें साहित्य सबसे ज्यादा हुआ, उस बोली के साथ में भी भाषा शब्द का प्रयोग होता है। तो धीरे धीरे बोली भाषा की तरफ बढ़ गई और भाषा बोली रूप में सिमट गई। ये भाषाओं के बोली की तरफ जाने का कहना चाहिए संकेत है, और एक बोली का भाषा की तरफ जाने का संकेत है। साथियों, शौरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि सूरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रहती है। अब देखिए प्रश्न, एक बात और ध्यान दें, शौरसेनी अपभ्रंश से 5 बोलियां हैं, लेकिन शौरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप अगर कहा जाए तो वो ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। और क्षेत्र सबसे आसान है इसका याद रखना, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर, इसी के साथ में भरतपुर आदि का ये क्षेत्र सामने आता है। हिंदी जगत में ब्रज भाषा का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण ये लोगों में बहुप्रचलित है, जिसमें मैं ये कहूँगा कि जो कृष्ण भक्ति है, अगर उसको देखा जाए तो संपूर्ण कृष्ण भक्ति की बात करें तो साथियों वह किस में है? ब्रज में। अब जो कृष्ण भक्त हैं, वे कृष्ण भक्त भी किससे जुड़ेंगे? ब्रज से जुड़ेंगे। जैसे अष्टछाप के कवियों से ले सकते हैं, सूरदास, नंददास। अष्टछाप के पूरे 8 सखा ब्रज में है साथियों। केशव, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव, ये सभी के सभी जो रीति काल के कवि, और इधर से ये कहना चाहिए ये भक्ति काल के कवि, ब्रज से जुड़े हुए हैं। और एक विशेष जानकारी यह दोस्तों कि ब्रज में 20वीं शताब्दी का आरंभ होता है ना, तब तक साहित्य रचना हुई। यानी कि हम 1850 तक रीतिकाल का समय मानते हैं, और 1850 में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल मानते हैं। और आधुनिक काल में हम कह रहे हैं कि खड़ी बोली जो है, जिसमें गद्य लिखा जा रहा था, लेकिन साथियों पद्य का लेखन खड़ी बोली में शुरू हुआ था और ब्रज भाषा में यहाँ पर भी बना हुआ था। यानी कि साहित्यिक भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे समृद्ध अगर हिंदी की कोई बोली है तो उसका नाम ब्रज है, और सबसे लंबे समय तक इसने ही साहित्य में अपना जो है कहना चाहिए स्थान बनाए रखा। अष्टछाप के कवि और अन्य कवियों की रचना इसी ब्रज भाषा से मंडित है साथियों। ये मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण इस भाषा में हिंदी का साहित्य सबसे अधिक लिखा गया। 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, भोजपुरी, ब्रज, कन्नौजी और अवधी। तब आप लोगों को जवाब ब्रज भाषा के रूप में देना है साथियों। अच्छा, ब्रज भाषा की एक विशेषता है, इसमें ये औ स्वर का प्रयोग देखने को आपको मिलता है। इसके बाद नाम आता है साथियों बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड के राजाओं के क्षेत्र से संबंधित है। बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहा गया। इसका प्रदेश ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद व अगर आप आगे देखेंगे तो हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली में लिखी गई, जरा ध्यान से देखें, महत्वपूर्ण जानकारी, आल्हा खंड, जिसे हम कहते हैं परमाल रासो, जो कि लोक के कंठ में रस बस गया था। साथियों ओजस्वी शैली में लिखा गया। आला और उदल 2 सेनापतियों के रूप में जो आला खंड आता है, ओजस्वी शैली में लिखा गया, यानी कि वीर रस की रचना है ये, लेकिन लोक में बहुत ही प्रचलित रही। और किसान बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु में इसको खूब गाता है, और गाने के कारण ये लोगों के कंठ में रह गई, और कंठ में रहने से ये लोक साहित्य के रूप में आगे से आगे ये साहित्य बढ़ता गया। साथियों आला की शब्दावली बुंदेलखंडी से काफ़ी मिलती जुलती है, बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसके बाद है साथियों अगला बिंदु अवधी बोली के रूप में। अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियों में से एक है। जरा ध्यान दें, 6 नंबर की बोली आई है, और जब 6 नंबर की बात करते हैं तो 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की, और 6 नंबर से 6, 7 और 8 ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी की आती है। और पूर्वी हिंदी साथियों अर्धमागधी
अपभ्रंश से बनी हुई है। ये जो पूर्वी हिंदी की जो 3 बोलियां आती है उसमें सबसे पहले अवधी रहती है साथियों। अवधी के बाद देखिएगा दूसरा नाम आता है बघेली, और बघेली के बाद नाम आता है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ये 3 नाम ऐसे क्षेत्र को ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं। इसी कारण साथियों अगर आप जरा ध्यान देंगे तो ये जो छत्तीसगढ़ी है इसी को ही कहना चाहिए दक्षिणी अवधी के नाम से भी जाना जाता है। खैर ये बात आगे करेंगे, लेकिन अभी एक बार हम देखना चाहते हैं अवधी का बिंदु क्या है। सबसे पहला स्थान अवधी का आता है इन 3 बोलियों में। ये अवध प्रदेश यानी अयोध्या के आसपास की बोली है, और अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश तो है साथियों। तुलसी की रामचरितमानस अवधी की प्रसिद्ध कृति है। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में प्रश्न बनता है। इसका क्षेत्र पूछते हैं, याद रखना है। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तुलसी का रामचरितमानस जो ग्रंथ लिखा गया वो अवधी में। पद्मावत भी अवधी में लिखते हैं, पर एक अंतर है। अंतर यह है कि तुलसी जो अवधी लिखते हैं वो शहर की अवधी है, लेकिन जायसी जिस अवधि में पद्मावत लिखते हैं वो गांव की अवधि है। और जो गांव और क्षेत्र की आम मूल लोगों तक होती है उसको ठेठ शब्द के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जायसी का पद्मावत ठेठ अवधि में है, लेकिन तुलसी के रामचरितमानस में जो अवधि है उसमें साथियों उसका थोड़ा परिष्कृत रूप भी है, और साथ में तत्सम शब्दों की भी बाहुल्यता देखने को मिलती है। तुलसी और जायसी इस क्षेत्र के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूफी कवियों की रचना, एक बहुत अच्छी बात है ये। देखिए अगर हम लोग राम भक्तों की बात करेंगे ना तो सारे के सारे राम भक्त इसमें नहीं आएंगे, लेकिन जो प्रेम काव्य लिखा गया जो सूफी है साथियों, वे अमूमन सूफी जो है आपको अवधि में देखने को मिलेंगे। जैसे कृष्ण भक्त ब्रज में है, वैसे ये भी अवधि में रहेंगे प्रेम काव्य के कवि। देखिए मुल्ला दाऊद कहना चाहिए पहला कवि जो है इसमें सूफियों का। चंदायन इनकी रचना, कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुबालती और जायसी की पद्मावत 4 रचनाओं के यहाँ सामने नाम आए। और हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास भी अवधि में रामचरितमानस की रचना करते हैं। वो तो कहते हैं स्पष्ट रूप से कि मैं उस बोली में बात कर रहा हूँ जो इस क्षेत्र के लोगों की बोली, और जिस जगह पर राम हुए हैं वहाँ की बोली वो लेकर के आते हैं। साथियों बघेली जो रीवा का क्षेत्र है, कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था, इस कारण भी इसे बघेलखंड के नाम से जानते हैं, और यहाँ बोले जाने वाली बोली बघेली कहलाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानी है। ये बातें हो चुकी है साथियों। यहाँ रीवा है, सतना है, मेहर है, नागोद व जबलपुर। देखिए ये शायद मुझे लगता है पहले ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ना, लोगों को भ्रांति हो सकती है। नागोद हमारे राजस्थान में है एक नागौर, तो ये र नहीं है, द है। ऐसा क्षेत्र आया कि निम्न में से जो है साथियों बघेली का क्षेत्र कौन सा है, तो नागोद क्षेत्र है जो कि जबलपुर, सतना, रीवा के आसपास का ये क्षेत्र है। साथियों कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधि की एक उपबोली मानते हैं, याद रखना है इस बात को। नंबर 1 पर ऊपर कौन है, क्षेत्र की बात करें तो अवधि। अवधि के जस्ट नीचे की बोली जो है उसका नाम है बघेली, और इसी कारण से इसे अवधि की उपबोली कह सकते हैं। और इससे जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे तो बोली का नाम भी छत्तीसगढ़ी है साथियों, और इसी को ही हम वापस कह सकते हैं ये दक्षिणी अवधि के रूप से जानी जाती है। और इन्हीं तीनों का हम क्रम से अध्ययन कर रहे हैं। एक एक बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो इसी से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है साथियों, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का हिस्सा है इसमें। इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया, तब से ये छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी ऐसे नाम याद रह जाता हमको। ये बिलासपुर है, मुख्य रूप से रायपुर का हिस्सा है, दुर्ग जिला है, कांकेर है और नंदगांव है, इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आसपास के अंचल में ही प्रचलित है, इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ पर विद्यार्थी कई बार जो कहना चाहिए एक प्रकार से कंफ्यूज रहता है, और वो ये सोचता है कि ये साहित्य, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में क्या अंतर है। तो साथियों अगर किसी बोली में लिखा गया साहित्य है तो वह शिष्ट साहित्य के रूप में आता है, जो पढ़े लिखे लोगों ने लिख दिया पढ़ करके अपनी शिक्षा ग्रहण करके।
लेकिन कुछ ऐसी बोलियां होती जिसमें लिखित साहित्य तो नहीं मिलता है, लेकिन उसमें लोगों के कंठ में मौखिक साहित्य के रूप में जो है खूब सारा लिटरेचर वहां देखने को मिलता है, उसे लोक साहित्य की बोली के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ गढ़ी जो बोली है उसमें लोक साहित्य मिलता है, पर शिष्ट साहित्य नहीं मिलता है। अब हम 11 नंबर से पहुंचे हैं साथियों, राजस्थानी जो उप भाषा है जिसकी 4 बोलियां हैं। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं इसके लिए। अगर हम बात करें राजस्थानी की, तो राजस्थानी में कहना चाहिए 4 जो हैं हमारे सामने बोलियां आती है, और इन 4 बोलियों को यूं कह सकते हैं जैसे पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, और इसी तरीके से उत्तरी राजस्थानी, और चौथा नाम आता है ये दक्षिणी राजस्थानी। साथियों, पश्चिमी राजस्थानी जो है वो हमारे इस राजस्थान की मारवाड़ी है, जिसका मूल क्षेत्र मारवाड़ यानी कि जोधपुर जिला माना जाता है। इसी के साथ में अगर पूर्वी हिंदी की बात करें तो यह मेवात क्षेत्र है, जो कि अलवर और हरियाणा के नज़दीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। जो पूर्वी राजस्थानी है साथियों, उसे कहना चाहिए जयपुरी। यह ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है, इसलिए इसका नाम ढूंढाड़ी भी रहता है। उत्तरी जो है वो मेवाती है साथियों, जो कि मेवात क्षेत्र अलवर और हरियाणा के नज़दीक का क्षेत्र है। जहाँ दक्षिणी की बात करते हैं या थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। दक्षिणी राजस्थानी में साथियों बोली आती है मालवी, और मालवी जो है साथियों एमपी से टच होने वाला उधर का क्षेत्र है, उसे मालवी कहते हैं। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि दक्षिणी राजस्थानी में मेवाड़ी को ले लेते हैं और बड़ी चूक कर देते हैं। वास्तव में मेवाड़ी जो है साथियों ये उपबोली है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो 4 हैं वे बोलियां हैं, और बोली से भी जो छोटा रूप होता है उसे उपबोली कहते हैं, और वास्तव में जो मेवाड़ी है वो इस मारवाड़ी की उपबोली है। इस बात को याद रखना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अति महत्वपूर्ण सा जानकारी इसमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये 4 बोलियां हैं, इन 4 बोलियों पर हम अभी अध्ययन करेंगे। तो साथियों सबसे पहले उत्तरी राजस्थानी से बात कर रहे हैं, हम मेवाती से बात कर रहे हैं। तो क्या है मेवाती के संबंध में विशेष? उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में यह प्रतिनिधि बोली रही है। इस प्रदेश में मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव और करनाल तक हरियाणा से हम जुड़ते हैं। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली और भी मिलती है जो कि उसी क्षेत्र में आती है, उसका नाम है अहीरवाटी क्षेत्र। जरा ध्यान दें, मैं इसको सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि मेवाती की अगर कोई उपबोली है तो उसे हमें अहीरवाटी के नाम से देखना चाहिए। साथियों पास में लिखा है मालवी 12 नंबर पर। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है जिसे हम दक्षिणी राजस्थानी कह सकते हैं, दक्षिणी राजस्थानी मालवा प्रदेश कहलाता है, मालवी के नाम से बोली जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, देखिए उदयपुर का कुछ हिस्सा, जबकि उदयपुर में जो बोली है साथियों वो याद रखना, ये मेवाड़ क्षेत्र है और यहाँ मेवाड़ी है। चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद, कहना चाहिए बड़ा क्षेत्र इसका एमपी से टच होता है, कि आसपास का क्षेत्र है साथियों। शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया गया है। जरा याद रखिएगा, लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है, इसमें शिष्ट साहित्य नहीं है। शौरसैनी, ये बात इन सब बोलियों के लिए स्पष्ट हो जाती है। जो राजस्थानी की 4 बोलियां हैं वे सभी की सभी राजस्थानी उपभाषा की बात करें तो वो शौरसैनी है। तो मालवी के लिए भी ये समान रूप से लागू होती है ये बात। आगे देखेंगे 15 नंबर पर साथियों, इसमें अगर देखा जाए तो मुझे लगता है एक बोली रह गई है। हाँ, 12 के बाद सीधे ही 15 नंबर पर आए हम लोग। हाँ तो साथियों 2 बोलियां रह गई है। 2 बोलियां कौन सी, मैं उसको स्पष्ट कर दूं एक बार एक स्लाइड के रूप में। हाँ, तो बड़ा पहला नाम तो आता है मारवाड़ी, और अगला नाम आता है जयपुरी। साथियों यह 13 नंबर की बोली है और इसके साथ में यह 14 नंबर की बोली है। मारवाड़ी जिसे हम पश्चिमी राजस्थानी के नाम से भी जानते हैं साथियों, जिसे हम ऐसा कहते हैं कि साथियों अपभ्रंश के साथ में जब जोड़ दिया जाए राजस्थानी को तो ये बन जाती है हमारी डींगल,
ये आदिकाल की जो शैली बनती है साथियों, उसका नाम बनता है डिंगल, और डिंगल वीर रस की शैली बनती है, और वीर रस में जो लिखा गया साहित्य मिलता है उसे हम रासों के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर यह कहें कि मारवाड़ी, जो मारवाड़ प्रदेश कहलाता है, जो जोधपुर के आसपास के ज़िले कहलाते हैं, चाहे वो पाली है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इधर नागौर है, बीकानेर की तरफ भी बढ़ते हैं, तो ये जो मारवाड़ का क्षेत्र है, इसमें ये मारवाड़ी बोली हमारे सामने आती है। सहायक क्रियाओं कुछ कारक की बात करते हैं, तो जैसे मैं शब्द होता है साथियों, ठीक है ना। इसी तरीके से अंदर शब्द के लिए ये जो मैं कारक होता है, इसके लिए हम माय शब्द का प्रयोग करते हैं, और भी जो है कुछ स्थितियां देखने को मिलती है ना। दूसरी जानकारी अगर हम यहाँ कहें तो जो पश्चिमी राजस्थान के जितने भी रचनाकार हुए हैं, जिसमें विजयदान देवता बिज्जी को लोग जानते हैं, पद्म पुरस्कार इनको मिल चुका है, ये भी इसी बोली क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। और विशेष रूप से जो रासो ग्रंथ हैं, वे जिस राजस्थानी की हम बात करते हैं वो इधर से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें जयपुरी की, तो साथियों यह कहा जाए अगर कि ब्रज के साथ में, ब्रज भाषा के साथ में जब राजस्थानी जुड़ती है तो वह कहते हैं पिंगल की शैली बन गई, प्रेम की भाषा बन गई। वास्तव में ये ब्रज से टच होने वाली जयपुरी जो है, उसका प्रभाव यहाँ सबसे अधिक देखने को मिलता है। और बड़ा नाम आता है बिहारी, जो कि जयपुर में रह कर के ही सतसई लिखते हैं, वो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए। इस जयपुरी की ही एक उप बोली हमको जरूर याद रखनी चाहिए, जिसका हम नाम लिख देते हैं हाड़ौती। तो ये भी हमको ध्यान में देना चाहिए। जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है, पूर्वी राजस्थान कहना चाहिए, वो इसमें सम्मिलित होता है। ढूंढाड़ प्रदेश है, ढूंढाड़ी बोली के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब साथियों, बिहारी जो हमारी उप भाषा है, उस उपभाषा की 3 बोलियां हमारे सामने आती, जिसमें से हम अगर बात करें तो मैथिली नाम आपके सामने पहले आया है। देखें, ये मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया। ये दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरनगर में बोली जाती है। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है। ये वाणी मधुरता के कारण साथियों बहुत मीठी है। और विशेष जानकारी जो यहाँ आपको याद रखनी चाहिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि विद्यापति, जिसे अपन मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, मैथिल कोकिल इसलिए कहते हैं साथियों, क्योंकि मैथिली में ही इन्होंने जो है विद्यापति ने पदावली की रचना की है। और पदावली में जो रचना देखने को मिलती है वो इतनी मधुर है, जिसमें राधा और कृष्ण का वो लौकिक रूप दिखाया गया है कि गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय जिसे कहते हैं, वो तो अपना इसको कहना चाहिए कृष्ण भक्ति का ग्रंथ आधार रूप मान चुका होता है। और जिस ग्रंथ के छंदों को, पदों को गाते गाते कहते हैं कि सात्विक अनुभव में प्रलय यानी अचेत हो जाते थे गौरांग प्रभु, वो यही इनका ग्रंथ है विद्यापति का। गोविंद दास, हरिमोहन झा तथा रणजीत लाल इसके और कहना चाहिए जुड़े हुए प्रसिद्ध रचनाकार इनके माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने अभी कुछ बोलियों के बारे में अध्ययन किया है, जो कि हमारे सामने सम्मिलित रूप से आ चुका है। अब हम 2 बोलियों को हम पश्चिमी जो पहाड़ी बोलियां हैं उसमें जरूर लेकर के आएंगे। पश्चिमी पहाड़ी, ये शौरसेनी अपभ्रंश की विकसित बोली है साथियों। ये हिमाचल प्रदेश का शिमला क्षेत्र है, मंडी और धर्मशाला और अंबाला का क्षेत्र है। 4 जिले जो हैं इसमें लिखे गए हैं। याद रखना है, इसे खस अपभ्रंश से भी जोड़ते हैं, लेकिन खस अपभ्रंश जो है वास्तव में वो कोई और नहीं है, वो अपभ्रंश का शौरसेनी रूप ही कहना चाहिए। तो समझ करके रहें, यदि ऑब्जेक्टिव में अलग अलग आ जाए तो अलग जवाब दीजिएगा, और यदि अलग नहीं आए तो हमें शौरसेनी से ही जोड़ करके रहना चाहिए। फिर रहा है मध्यवर्ती पहाड़ी। गढ़वाली और कुमायूनी इनकी 2 उपबोलियां कहलाती। ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र कहलाता है साथियों, याद रखें इसको। मध्यवर्ती पहाड़ी, देखिए कई बार क्या करते हैं कि अपन पश्चिमी पहाड़ी से फिर उसको उत्तरी पहाड़ी की तरफ ले जाते हैं, नहीं, याद रखना है क्या नाम है, मध्यवर्ती पहाड़ी। कुमाऊं क्षेत्र आप सब जानते हैं, छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्य सुमित्रानंदन पंत इसी क्षेत्र के थे, और मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी नाम से जानते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश के से ही ये विकसित हुई है। उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है, यानी कि इसकी 2 उपबोलियां बनती है, एक गढ़वाली बनती है और दूसरी कुमाऊनी बनती है। किस में बनती है, मध्यवर्ती पहाड़ी में। क्षेत्र आता है नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये क्षेत्र इससे जुड़े हुए। इसके अतिरिक्त कहना चाहिए साथियों 2 नाम और आते हैं जो शायद बीच में से मिस हुए हैं। वो है एक तो मगही
और दूसरा नाम है साथियों भोजपुरी। हिंदी की सबसे अधिक अगर कहें संगीतात्मकता जिसमें देखने को मिलती है, संगीतात्मकता अगर किसी बोली में देखने को मिलती है, सबसे अधिक रस सिद्ध बोली अगर देखी जाती है तो वह भोजपुरी है। वैसे कहा जाता है कि बोलियों के आधार पर अगर संख्या देखी जाए खड़ी बोली को छोड़ करके, तो सबसे अधिक बोली बोलने वाले लोगों की संख्या भोजपुरी में देखने को मिलती है। तो साथियों, मगही, मैथिली और भोजपुरी तीनों ही बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं। और तो कुल मिलाकर के भोजपुरी और मगही की अगर बात करें तो इसमें शिष्ट साहित्य नहीं मिलता है, लेकिन बिहार का जो क्षेत्र है, जो कि कहना चाहिए अवधी बोली और मैथिली के बीच का जो क्षेत्र है, वो इन दो बोलियों के लिए देखने को मिलता है। तो साथियों, कुल मिलाकर के आज हमने जो आपके सामने चर्चा की है, जिस तरीके से जो बातें हमारे सामने आई है, उसमें हमने हिंदी की 5 उपभाषाएं और 5 उपभाषाओं की इन 17 बोलियों पर बात की। आगे भविष्य में भी बोलियों से संबंध में और प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके संबंधित और जानकारी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे नवीन जानकारियाँ आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि 2 बातें विशेष रूप से याद रखिएगा और उस पर कमेंट कीजिएगा। कि एक तो यह कि आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी, उस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे शिक्षक नई चीज़ें सीखने और सिखाने के लिए प्रेरित होता है। दूसरी बात यह कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नया वीडियो आते ही बेल आइकन को एक्टिव करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी नई कक्षाएं आपको समय पर मिलती रहे। आज की इस क्लास में इतना ही। आप सबके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।